हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटे मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इस अध्याय को मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जितने भी था उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को बनाया है। साथ ही साथ आप लोगों का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोगों को डिटेल में चैप्टर को समझा दीजिए, इसलिए मैं इस चैप्टर के लिए डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नाम दिया गया है ईंटे मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें सभ्यता का मतलब क्या होता है? ठीक है, यदि हम लोग सभ्यता का मतलब समझे तो सभ्यता शब्द की उत्पत्ति जो है लेटिन भाषा के सिविटस और सिविस से हुई है। ठीक है, मतलब लेटिन भाषा के दो शब्द, पहला तो है सिविटस और दूसरा है सिविस, इन दोनों शब्दों से हुआ है। जिसका अर्थ यदि बात करें तो सिविटस का अर्थ होता है नगर और सिविस का अर्थ होता है नगरवासी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यदि बात करें तो नगरवासी और नगर इन दोनों से जो है सभ्यता का निर्माण हुआ है, मतलब बोल सकते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति हुई है या सभ्यता का उत्पत्ति हुई है। अब यदि बात करें कि इसको परिभाषित कीजिए तो इसको परिभाषित करना भी जरूरी है। तो जैसे कि इसके लिए मैंने दो परिभाषा लिखा है। ठीक है, एक तो लॉन्ग टाइप का बोल सकते हो किताबी लैंग्वेज में और दूसरा बिल्कुल आसान शब्दों में। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग को बात बता रहा है कि इस प्रकार सभ्यता का अर्थ उन नगर या नगरवासियों से है जो स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करते हैं, शिक्षित है तथा जिनका व्यवहार जटिल है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि सभ्यता किसको कह सकते हैं? तो सभ्यता कह सकते हैं या उन नगरों को या नगरवासियों से जिसका क्या होता है कि एक तो पहले तो स्थायी पता होना चाहिए, मतलब एक स्थान पर निवास करते हैं, दूसरा वो शिक्षित होना चाहिए और तीसरा जो है उनका व्यवहार जो है बिल्कुल जटिल किस्म का होना चाहिए, मतलब एक प्रकार से अलग अलग संस्कृति वगैरह को मानने वाला होता है। इसको हम लोग सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और यदि दूसरे तरीके से बिल्कुल आसान शब्दों में बात करें सभ्यता का अर्थ को, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उच्च एवं विकसित संस्कृति को ही हम लोग सभ्यता कहते हैं। ठीक है, उच्च लेकिन विकसित सभ्यता को ही हम लोग क्या कहते हैं, विकसित संस्कृति को ही हम लोग कहते हैं सभ्यता। ठीक है, अब यदि हम लोग अध्याय में आए तो अध्याय में हम लोग को बहुत सारा टॉपिक दिया गया है। उन सभी टॉपिक के लिए मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज इसको बनाया है नोट्स को। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। साथ ही साथ इनमें जितने भी डिटेल्ड है मैंने उन सभी को ऐड किया है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि शैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र होते हैं। यदि बात करें तो शैलखड़ी नामक पत्थर से बनाए गए इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो जितने भी मोहर मिले हैं इसमें किसी में इस प्रकार के जानवर है, किसी में ये जानवर है, तो किसी में जो है अलग अलग किस्म का जो है जानवर यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरा, तो यहाँ पर दिया गया है कि चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता था जिसके कारण अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। यदि हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि का बात करें तो यहाँ पर जो है चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता था जिसके कारण अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का यदि बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका यदि काल का बात करें कि ये किस समय का था, ठीक है, तो इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है ये सभ्यता थी। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक है जिसका नाम है निर्वाह के तरीके, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो भी अनाज के साक्ष्य मिले हैं उनमें गेहूं, जौ, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इन सभी अनाजों का इस्तेमाल वे लोग करते थे। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि गुजरात में बाजरे का दाने का साक्ष्य मिला है, और गुजरात नाम का जो जगह है तो गुजरात में बाजरे का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, साथ ही हम लोगों को यहाँ बताया जाता है कि चावल के दानों का साक्ष्य कम पाया गया है। जबकि यदि हम लोग बात करें चावल के दानों का साक्ष्य, तो चावल के दानों का साक्ष्य कम पाया गया है। इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वे लोग चावल का इस्तेमाल करते थे लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा स्थलों से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर का हड्डियां मिला। यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर भेड़, बकरी, भैंस और सुअर का साक्ष्य मिला है। इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि या तो वे लोग
इन सभी जानवरों का इस्तेमाल पालने के लिए करते थे, या फिर हो सकता है कि इनसे मांस प्राप्त करने के लिए भी वो लोग करते होंगे। ठीक है, साथ ही हम लोगों को बताया जा रहा है कि जंगली जानवरों में बरहा, हिरन तथा घड़ियाल का हड्डी मिला है। यदि जंगली जानवरों में बात करें तो बरहा, हिरन और घड़ियाल। अब बरहा क्या होता है, तो बरहा होता है जंगली सुअर। ठीक है, इन सभी का हड्डी मिला है, तो हो सकता है कि इन सभी का इस्तेमाल वे लोग शिकार के लिए करते होंगे, मतलब शिकार करते होंगे इन सभी का। साथ ही साथ कह रहा है कि कुछ जगहों में मछली और पक्षियों का भी हड्डी मिला है, और कुछ कुछ जगहों पर जो है मछली का भी साक्ष्य मिला है, हड्डी का, और पक्षियों के हड्डी का भी साक्ष्य मिला है। तो इससे हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि वे लोग मछली का भी सेवन करते होंगे और कहीं कहीं पक्षियों का भी शिकार करते होंगे भोजन के लिए। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें अगला टॉपिक पर, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि कृषि प्रौद्योगिकी, जो हम लोगों का टॉपिक है कृषि प्रौद्योगिकी, उनमें हम लोगों को बताया जाता है कि अनाज में दानों से कृषि का साक्ष्य मिलता है। अनाज के दाने जो मिला है तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि हाँ वे लोग कृषि करते थे, ये बात सही है, परंतु वास्तविक कृषि विधि के विषय में अभी तक जानकारी अधूरी है। लेकिन वास्तव में वो लोग कृषि किस प्रकार से करते थे, किस प्रकार से उत्पादन करते थे, इसके बारे में जानकारी अभी भी अधूरी है, क्योंकि इसके बारे में साक्ष्य वगैरह अभी तक मिला नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ हद तक कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर पुरातत्वविदों ने कुछ अनुमान लगाया है, जो कुछ इस प्रकार है कि मोहरों तथा मूर्ति पर किए गए रेखांकन से पता चलता है कि उन्हें वृषभ के विषय में जानकारी थी। ठीक है, वृषभ ये है, वृषभ का चित्र आप लोग देख सकते हो। तो यदि हम लोग बात करें तो मोहर और मूर्ति में जो रेखांकन था, या एक तरीके से कह सकते हैं जो चित्र थी, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उन लोगों को वृषभ के बारे में, सांड के बारे में, या बोल सकते हो बैल के बारे में जो है जानकारी थी। ठीक है ना। साथ ही हम लोगों को बताया जा रहा है कि पुरातत्वविद मानते हैं कि खेतों की जुताई के लिए बैलों का ही प्रयोग करते थे, और पुरातत्व ऐसा मानते हैं कि खेतों का जब जुताई करते थे तो जुताई करने के लिए वो लोग बैल का ही इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आगे हम लोग यदि बात करें तो हम लोगों को आगे बताया जा रहा है कि चोलिस्तान तथा बनावली से मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है, चोलिस्तान और बनावली दो जगह जो है वहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पर मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ कालीबंगन में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन नाम का जो जगह है वहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, अब जूते हुए खेत का यदि बात करें तो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये है खेत। ठीक है, अब खेत का इस प्रकार से एक बार जुताई किया गया है तो दूसरा जुताई कुछ इस प्रकार से होता था, ताकि ये क्या होता था, देखने में लगता है कि एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटते हैं। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि वे एक साथ दो अलग अलग फसलों को उगाते थे। ये जो खेतों का जुताई करते थे ना, इसमें क्या होते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लोग अलग अलग फसलों को, मतलब एक साथ कह सकते हैं कि ये लोग एक ही बार में दो फसलों को उगाते थे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा क्षेत्र का यदि बात करें तो ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, जहाँ संभवतः सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, और यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि जहाँ हो सकता है कि वहाँ पर सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि अब सूखा क्षेत्र है, अर्ध सूखा क्षेत्र है, तो वहाँ पर तो सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर खेती किस प्रकार होगी। और इसी के लिए इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो सोतरघाई नामक हड़प्पा स्थल है, जहाँ नहरों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान के सोतरघाई नाम का जो हड़प्पा स्थल है, वहाँ से जो है नहर के अवशेष मिले हैं, और नहर के जब अवशेष मिले हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वे लोग इस नहर का इस्तेमाल करते थे सिंचाई करने के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था, और धोलावीरा में जो जलाशय का साक्ष्य मिला है जिसका इस्तेमाल किया जाता था, तो कृषि के जल संचय के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे यदि बात करें जो टॉपिक है हम लोगों का, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर के बारे में यदि बात करें, नियोजित शहर क्यों कहा जा रहा है? नियोजित शहर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको बिल्कुल सोच समझ के बनाया गया था। ठीक है, इसी के कारण इसको नियोजित शहर कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें हम लोगों को बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है किताब में, बिल्कुल एनसीईआरटी से मैं उठा रहा हूँ। ठीक है ना, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। वैसे चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको 2 वीडियोज़ में बनाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही आप लोगों को मिलेगी, और टाइम पर आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगे तो वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बात करें, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल का यदि बात करें तो सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है,
आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ की बस्तियाँ दो भागों में विभाजित था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और दूसरी कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग मोहनजोदड़ो का एक चित्र को लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो है आपका मोहनजोदड़ो का चित्र है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो है यहाँ पर छोटा जैसे दिख रहा है जो कि ऊंचा शहर है, ठीक है, इसको ऊंचाई पर बनाया गया था। और दूसरा यदि देखें ये बहुत बड़ा है लेकिन ये जो है नीचा बना था, ठीक है, मतलब नीचे बनाया गया था। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि पुरातत्वविदों ने इसका नाम दुर्ग और निचला शहर रखा। पुरातत्वविदों ने क्या किया कि जो ये ऊपर बसा हुआ शहर था इसका नाम दिया गया दुर्ग, और साथ ही साथ जो नीचे वाला शहर था इसका नाम दिया गया निचला शहर, ठीक है। मतलब ये पुरातत्वविदों के द्वारा दिया गया है, ऐसा नहीं है कि मोहनजोदड़ो के समय जो है या हड़प्पा समय में जो है इस प्रकार नाम दिया गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये जो है दिया गया है पुरातत्वविदों के द्वारा, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें इसमें क्या रहा है कि दुर्ग को कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। ये दुर्ग जो है आप देख सकते हो कि ऊंचा है, और ऊंचा होने का पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसको बनाया गया था ईंटों के ऊपर, कच्ची ईंटों के ऊपर बनाया गया था, ठीक है, जिसका अर्थ यह है कि इसे एक दूसरे से अलग किया गया था। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो निचला शहर है और ये दुर्ग जो है इसको एक दूसरे से अलग किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग यदि बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि निचला शहर और दुर्ग दोनों को चबूतरा से घेरा गया था, ठीक है, चबूतरा नहीं अब दीवार होगा, ठीक है, दीवारों से घेरा गया था। हम लोग यदि नीचे का शहर को देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हो कि नीचे का शहर जो है इसको भी इस प्रकार से जो है घेरा गया था, ठीक है, दीवारों से। और ये जो हम लोग देख सकते हैं दुर्ग को भी आप देख सकते हो कि दुर्ग को भी इस प्रकार से घेरा गया था। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर यह है कि दुर्ग जो है उसको पक्की ईंटों से घेरा गया था और निचला शहर जो है उसको कच्ची ईंटों से घेरा गया था, ठीक है। तो वैसे वीडियो को बहुत बड़ा ना करके हम लोग जो है यहीं पर फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों का सेकंड पार्ट में जो है इसका और आधा जो बचा है भाग तो उसको आधा पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यदि आपको इसका पूरा वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को इससे भी अच्छे कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।